हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस फार्मा ट्यूटर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोलॉजी से कीमोथेरेपी यूनिट को। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन, वेरियस क्लासिफिकेशन और सल्फोनामाइड ड्रग को कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कीमोथेरेपी इस वर्ड को सुन करके कई सारे लोग क्या सोच रहे होंगे कि किसी एंटी कैंसर ड्रग के बारे में बात करने जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। कीमोथेरेपी वर्ड को समझिए आप। कीमो मीन्स केमिकल और थेरेपी मीन्स इलाज। तो किसी भी केमिकल सब्सटेंस के थ्रू इलाज करना, थेरेपी देना, वो क्या हो गया? कीमोथेरेपी हो गया। तो सिर्फ जो ये कीमोथेरेपी वर्ड है वो एंटी कैंसर ड्रग के लिए ही नहीं है। किसी भी बैक्टीरिया को किल करना केमिकल से, किसी भी वायरस को किल करना, फंगस को किल करना, वो सारा का सारा क्या है? कीमोथेरेपी के अंडर ही आएगा। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कीमोथेरेपी की। किसी भी इन्फेक्शन को ट्रीट करना बाय द हेल्प ऑफ केमिकल सब्सटेंस जो कि बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सप्रेस करे या फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर दें, उसे कीमोथेरेपी कहा जाता है। कीमोथेरेपी का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये बहुत सारी जो अलग अलग प्रकार की ड्रग्स होती हैं उनकी स्टडी और उन ड्रग्स को अप्लाई करना सिखाती है। वो कौन कौन सी ड्रग होती हैं जिनको ये अप्लाई करना सिखाती है? जो कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हाईली टॉक्सिक हों और होस्ट सेल यानी कि जिसके ऊपर जाकर के वर्क कर रही हैं, जिस ह्यूमन बींग के ऊपर, उसके लिए ये लेस टॉक्सिक हो। क्लासिफिकेशन की बात करें तो एंटी माइक्रोबियल्स जो ड्रग हैं इनको अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई कर रखा है, जैसे कि केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे दिखने में कैसी हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे मतलब कि बॉडी में जाकर के कैसे काम करती हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेस पे कि किस टाइप के ऑर्गेनिज्म पे जाकर के अपना असर दिखा रही हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी पे कि नैरो स्पेक्ट्रम है या ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, टाइप ऑफ एक्शन पे बैक्टीरियोस्टैटिक है या बैक्टीरिसाइडल है। तो इन बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रखी है। इन्हें एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले आ गया केमिकल स्ट्रक्चर। मतलब केमिकल स्ट्रक्चर उसका है कैसे, उस ड्रग का, उसके बेस पे अलग अलग ड्रग को क्लासिफाई कर रखा है। जैसे कि सल्फोनामाइड एंड रिलेटेड ड्रग। सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? RSO2NH2। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है सल्फोनामाइड का। इसमें अभी क्या है, हम नाम पढ़ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे हो रखी है। जब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के ऊपर वीडियो बन रही होगी तो उसमें हम इनके स्ट्रक्चर को भी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ नाम जान लेते हैं। तो सल्फोनामाइड्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग आ गई? डेप्सोन, सल्फाडायाजीन, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ऐसे ही डाई अमीनो पायरिमिडीन्स के अंदर ट्राइमिथोप्रिम, पायरीमिथामीन्स आ गए। क्विनोलोन्स के अंदर नैलीडिक्सिक एसिड, नॉरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन आ गए। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में पेंसिलिन, सिफेलोस्फोरिन। ऐसे ही टेट्रासाइक्लिन में ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सिसाइक्लिन। नाइट्रोबेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं कुछ जिनको यूज़ किया जाता है, क्लासिफिकेशन करी हुई है इनके थ्रू भी, जिसमें क्लोरमफेनिकोल आ गया। अमीनोग्लाइकोसाइड्स जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, अमीकासिन, नियोमाइसिन, ये सारी की सारी ड्रग आ गई। मार्कोलाइड एंटीबायोटिक्स जिसमें एरिथ्रोमाइसिन, क्लेंथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सारी ड्रग्स आ गई। तो ये है केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब कि वो ड्रग बॉडी में जाकर के अपना रिस्पांस कैसा शो करती है, क्या कर रही है बैक्टीरिया के साथ, तो उसके ऊपर क्लासिफिकेशन की गई है। अभी इस क्लासिफिकेशन को हम डिटेल में नहीं समझेंगे, सिर्फ नाम पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी हम अलग अलग क्लासेस की ड्रग्स को कवर कर रहे हैं वीडियोस के थ्रू। जैसे कि आज सल्फोनामाइड को कवर कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर ड्रग का, उस पर्टिकुलर क्लास का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, हम उन वीडियोस में समझेंगे। अभी क्या है, सिर्फ नाम को देख लेते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। कोई भी बैक्टीरिया है, उसकी जो सेल है, उसकी सेल वॉल उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कई सारी जो ड्रग्स हैं वो जा करके सीधा सेल वॉल को ही बनने से रोक देती हैं या फिर उन्हें ख़त्म कर देती हैं। जैसे कि बीटा लैक्टम ड्रग्स, सिफेलोस्फोरिन, वेनकोमाइसिन वगैरह। कुछ ड्रग्स क्या हैं जो बैक्टीरिया की सेल है, उसमें जो सेल मेम्ब्रेन है उसको ही इनहिबिट कर देती है, उसको बनने से रोक देती है, उसे ख़त्म कर देती है। उसमें कौन कौन सी ड्रग्स आ गई? रिफैम्पिन,
फ्लोरोक्विनोलोन्स। कुछ ड्रग्स जो है डीएनए गायरेज एंजाइम होता है जो कि डीएनए की क्रॉस लिंकिंग में हेल्प करता है, तो उस एंजाइम को जाके इनहिबिट कर देती है जिससे डीएनए की फॉर्मेशन नहीं हो पाती। तो कुछ ड्रग्स जो हैं वो फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं जो ये काम करती हैं, डीएनए गायरेज को इनहिबिट करती हैं। आगे बढ़ते हैं, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देती हैं कुछ ड्रग्स। प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया सर्वाइव कैसे करेगा, जिंदा कैसे रह पाएगा। तो उसमें कौन कौन सी ड्रग आ गई, टेट्रासाइक्लिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, मार्कोलाइड्स, क्लोरमफेनिकोल, ये कुछ ड्रग्स आ गई। तो आपको क्या है, इनके नाम बस याद करने हैं अभी क्लासिफिकेशन में। मिस रीडिंग ऑफ mRNA कोड, जो मैसेंजर आरएनए होता है उसकी मिस रीडिंग करवा देती हैं कई सारे ड्रग, जैसे कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स में ये काम होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन वगैरह ड्रग्स जो हैं वो आती हैं इसके अंडर में। इनहिबिशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, अभी हम सल्फोनामाइड ड्रग को कवर करेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि होता क्या है। आगे लीकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो ये सेल मेम्ब्रेन है उसमें जाकर के कई सारी जो ड्रग हैं वो बाइंड हो जाती हैं और पोर्स की फॉर्मेशन कर देती हैं, छेद बना देती हैं, जिसकी वजह से सेल के अंदर जो इंट्रासेल्यूलर आयंस हैं वो इस पोर्स में से लीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, लीकेज हो जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो बैक्टीरिया की सेल है लाइसिस हो करके बैक्टीरिया की सेल खत्म हो जाती है। तो उसमें कौन कौन से आ गए, पॉलीन्स जैसे एम्फोटेरिसिन बी, निस्टाटिन, हामाइसिन, पॉलीपेप्टाइड्स कुछ यूज़ किए जाते हैं। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे क्लासिफिकेशन। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट विच प्राइमरली एक्टिव, इसका मतलब क्या है कि कौन से ऑर्गेनिज्म पे जा करके ये ड्रग सबसे पहले एक्ट करने लग रही हैं, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन को किया गया है। जैसे कि एंटीबैक्टीरियल ये जो ड्रग्स हैं वो सबसे पहले जा करके बैक्टीरिया को अटैक करती है, बैक्टीरिया के ऊपर जा करके अटैक करती हैं, जैसे कि पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, एरिथ्रोमाइसिन्स वगैरह। एंटीवायरल कुछ जो ड्रग्स हैं वो वायरस पे जा करके असर करती हैं, जैसे कि एसाइक्लोवीर, एमेंटाडीन बी, जीडोवुडीन। कुछ ड्रग्स जो हैं वो एंटी फंगल यानी कि फंगस को जा करके किल करती हैं, उनके अगेंस्ट सबसे पहले काम करती हैं, जैसे कि ग्रीसोफ्लोविल, एम्फोटेरिसिन बी, कीटोकोनाजोल। एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स जो हैं जो कि प्रोटोजोआ पे जा करके असर करती हैं, जैसे कि क्लोरोक्वीन, पायरिमिथामीन, मेट्रोनिडाजोल। एंटी हेलमिंथिक, हेलमिंथिक क्या है, हेलमिंथिक एक पैरासाइटिक वॉर्म के कारण जो इन्फेक्शन हो जाती है उसको कहा जाता है। तो उसमें जो ड्रग्स जा करके असर करती हैं, जैसे कि मैबेंडाजोल, निक्लोसामाइड, डाईइथाइल कार्बामाजीन। तो ये कुछ ड्रग्स हैं। अब टाइप ऑफ एक्शन के बेस पे क्लासिफिकेशन को किया गया है, जैसे कि बैक्टीरियोस्टैटिक है वो या बैक्टीरिसाइडल है, मतलब कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रही है या डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल कर रही है। तो जैसे कि सल्फोनामाइड्स एग्जाम्पल हो गए, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, इथैम्ब्यूटोल। सेम ऐसे ही बैक्टीरिसाइडल में जो किल कर रही हैं, जैसे कि पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, पॉलीपेप्टाइड्स, रिफाम्पिन, आइसोनियाजिड, वेनकोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, कॉट्रिमोक्साजोल और मेट्रोनिडाजोल। ये कुछ क्या है, ड्रग के एग्जाम्पल हो गए। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के बेस पे क्लासिफिकेशन को किया गया है कि नैरो स्पेक्ट्रम है या ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। नैरो मीन्स सिर्फ वो किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया के खिलाफ ही अपना एक्शन शो करेगी, जैसे ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, दो में से किसी एक के खिलाफ ही एक्शन शो करेगी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या है कि वो दोनों बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, दोनों बैक्टीरिया के खिलाफ अपना एक्शन शो करेगी, दोनों के अगेंस्ट इफेक्टिव है। तो नैरो स्पेक्ट्रम में पेनिसिलिन जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन ये ड्रग आ गई। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल ये सारी ड्रग आ गई। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारी क्लासिफिकेशन हो गई फिनिश, इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन। न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सल्फोनामाइड। तो अब यहाँ से क्या है, हम अलग अलग क्लास के ड्रग को डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, उनके यूजेस को। तो अलग अलग वीडियोस के थ्रू हम कीमोथेरेपी चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो सल्फोनामाइड को स्टार्ट करते हैं। सल्फोनामाइड सबसे पहली एंटीमाइक्रोबियल एजेंट डिस्कवर हुई है पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट।
मतलब कि ये सबसे पहली डिस्कवरी है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की। पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होती है? पायोजेनिक वर्ड लिया गया है पस फॉर्मेशन से, पस की प्रोडक्शन से। तो कोई भी बैक्टीरिया बॉडी में पस बनाने लग रहा है तो वो पायोजेनिक बैक्टीरिया हो गया, और उस इन्फेक्शन को पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहेंगे। हुआ क्या था, इसकी खोज कैसे हुई है? तो एक प्रोंटोसिल नाम की डाई थी जो कि इनएक्टिव प्रोड्रग थी। प्रोड्रग क्या होती है? प्रोड्रग ऐसी ड्रग जो कि अपना एक्शन तब तक नहीं शो करती जब तक बॉडी में जाकर के मेटाबोलाइज ना हो जाए। अगर आपने उसे इंजेस्ट कर भी लिया है तो भी वो अपना एक्शन नहीं शो करेगी। कब तक? जब तक कि उसका मेटाबॉलिज्म ना हो जाए। तो मेटाबॉलिज्म होने के बाद केमिकल कन्वर्जन होगी, उसके अंदर से कोई भी एक एक्टिव फार्माकोलॉजिकल एजेंट निकलेगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट निकलेगा, एक्टिव प्रोडक्ट निकलेगा जो कि रिस्पॉन्सिबल है सारे के सारे एक्शन के लिए। तो प्रोंटोसिल डाई का यूज़ किया जा रहा था, पहले पता नहीं था कि इसके अंदर क्या है। तो जब इसका एक्सपेरिमेंट चलने लग रहा था इन वीवो आपको भी पता है रिसर्च वगैरह में लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च करना इन वीवो होता है वो। तो प्रोंटोसिल डाई का यूज़ किया जा रहा था, तो पाया गया कि माइस के अंदर स्ट्रेप्टोकोकल नाम की जो इन्फेक्शन होती है उसमें ये हाईली इफेक्टिव पाई गई, और पता चला कि सल्फानिलामाइड करके एक एक्टिव प्रोडक्ट है जो कि इसकी मेटाबॉलिज्म होने के बाद निकलता है। फिर सब्सिक्वेंटली उसके बाद इन्फेंट्स के अंदर भी, यानी बच्चों के अंदर भी, स्टेफिलोकोकल सेप्टिसीमिया नाम की बीमारी को ट्रीट करने में प्रोंटोसिल को हाईली इफेक्टिव पाया गया। तब जा कर के क्लियर हुआ कि जो ये प्रोंटोसिल है वो एक प्रो ड्रग है, इसके अंदर से सल्फानिलामाइड नाम का एक एक्टिव प्रोडक्ट निकलता है जो कि एंटी बैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है। तो इसकी ऐसे खोज हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो इसकी क्लासिफिकेशन पर आते हैं। क्लासिफिकेशन बहुत ही छोटी सी है और केडी त्रिपाठी जैसी बुक्स के अंदर भी यही क्लासिफिकेशन दी गई है, तो इसे ही याद कर लीजिएगा आप। शॉर्ट एक्टिंग में सल्फा डायाजीन और सल्फा एसिटामाइड ये ड्रग आ गई। इंटरमीडिएट एक्टिंग में सल्फा मिथोक्साजोल आ गई। लॉन्ग एक्टिंग में सल्फा डॉक्सीन, सल्फा मिथॉक्सीपायराजीन, सल्फा डाइमिथॉक्सीन, ये सारी की सारी ड्रग आ गई। इजी है, याद करने में भी आसान है, याद हो जाएगी जल्दी से। आते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? ये जो दवाइयाँ होती हैं यानी कि सल्फा ड्रग्स जो सल्फोनामाइड्स हैं वो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जो होता है उसकी तरह दिखती हैं, उसके स्ट्रक्चरल एनालॉग हैं, मतलब उसी की तरह दिखाई देती हैं। देखिए इन्हें कंपेयर कीजिए, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, काफ़ी हद तक सेम है। तो होता क्या है, जो ये पावा है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये एक प्रिकर्सर है जो कि फोलेट वगैरह को बनाता है, रिएक्शन को स्टार्ट करता है। इसके बिना क्या है, रिएक्शन होगी नहीं, फोलेट नहीं बनेगा। फोलेट से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड्स नहीं बनेंगे, जिससे डीएनए आरएनए नहीं बनेंगे। आरएनए से प्रोटीन वगैरह बनता है। तो मतलब प्रोटीन और डीएनए के लिए ये जो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बैक्टीरिया सेल के लिए, क्योंकि वो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड को ही यूज़ करके डीएनए और प्रोटीन्स वगैरह बनाते हैं। तो अब ये सल्फा ड्रग्स जो सल्फोनामाइड्स हैं वो पाबा के स्ट्रक्चरल एनालॉग हैं, मतलब उन्हीं की तरह दिखाई देती हैं। तो होता क्या है कि जो ये पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, उसकी वजह से जो ये डाइहाइड्रोप्टेरेट सिंथेज एंजाइम है जो कि पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में, वो कंफ्यूज हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि रियल पाबा कौन सा है, इनके स्ट्रक्चर में कंफ्यूज हो जाता है और वो सल्फोनामाइड ड्रग को यूज़ करने लग जाता है पाबा की जगह, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड की जगह। तो होगा क्या कि अब ये सिर्फ दिखने में पाबा जैसी हैं, पाबा है नहीं, तो रिएक्शन सारी की सारी स्टॉप हो जाएगी। कोई भी फोलेट वगैरह नहीं बनेगा, जिससे डाइहाइड्रोफोलिक एसिड वगैरह नहीं बनेंगे, डीएनए प्रोटीन्स वगैरह उस सेल के लिए बनेंगे ही नहीं। तो क्या है, धीरे 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 बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन होगा और धीरे धीरे क्या है, सेल खत्म हो जाएगी। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो कि बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं इसके थेराप्यूटिक यूजेस पे। तो क्या है कि जो सल्फोनामाइड है वो आजकल बहुत ज़्यादा रेयरली यूज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, रेजिस्टेंस जल्दी डेवलप हो जाता है और रेजिस्टेंस डेवलप हो भी चुका है कई सारे लोगों के अंदर, तो इसका जो यूज़ है वो अब थोड़ा कम हो गया है। बट ये यूटीआई में यूज़ किया जाता है,
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। मलेरिया वगैरह में जो है पायरिमिथामीन के साथ इन कॉम्बिनेशन दिया जाता है सल्फा ड्रग्स को। टॉक्सोप्लाज्मोसिस के केस में भी पायरिमिथामीन के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। और एक कॉम्बिनेशन जिसे कॉट्रिमोक्साजोल नाम से जाना जाता है, जो ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन है सल्फा ड्रग के साथ, बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ हो रहा है आजकल कॉट्रिमोक्साजोल। अल्सर के केस में दिया जाता है। लोकली ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में अगर आई में कोई भी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो गया या ट्रैकोमा वगैरह की डिजीज़ हो गई तो उसको ट्रीट करने में इसका यूज़ किया जाता है। मेफनाइड एसीटेट, इसको क्रीम्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। अगर कोई भी पर्सन जल गया तो बर्न ड्रेसिंग की तरह यूज़ किया जाता है। और क्रोनिक अल्सर के केस में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो ये थे इसके कुछ यूजेस। एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो नोजिया, वॉमिटिंग और एपिगैस्ट्रिक पेन कॉज करते हैं ये सारे ड्रग्स। क्रिस्टल यूरिया हो जाता है, मतलब कि यूरिन में एल्कली बॉडीज जो है बढ़ जाती है, यूरिन का एल्कलाइजेशन होने लग जाता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या होता है इसकी कि रैशेस हो जाते हैं। अर्टिकेरिया हो जाता है, स्किन की ही एक इन्फेक्शन है जिसमें कलर जो है स्किन का चेंज हो जाता है। फीवर वगैरह इंड्यूस करती हैं ये, और डर्मेटाइटिस कॉज करती हैं। इससे क्या है, लीवर को भी परेशानियां, लीवर पे भी जाकर के ये एडवर्स इफेक्ट शो करती है। हेपेटाइटिस वगैरह कॉज कर सकती है, लीवर डैमेज कर सकती है, हिमोलिसिस करती हैं सारी सल्फा ड्रग्स जो है। आरबीसी की प्रोडक्शन को कम कर देती है। हिमोलिसिस में क्या है, आरबीसी ज़्यादा टूटती हैं। और एक जो इम्पॉर्टेंट है इसका एडवर्स इफेक्ट, वो क्या है, कर्निकटरेस। इसमें क्या है कि जो बिलिरुबिन है उसकी मात्रा ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो जाके ब्रेन को हार्म करती है। तो ये सारे इसकी कुछ एडवर्स ड्रग इफेक्ट थे। कॉट्रिमोक्साजोल बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट वगैरह आता रहता है इसके ऊपर से एग्जाम में। तो कॉट्रिमोक्साजोल में होता क्या है, ये एक फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन है जिसमें सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम को कंबाइन करके दिया जाता है 1:5 में। क्या रीज़न है इनको सेलेक्ट करने का कि सिर्फ इन्हीं दोनों ड्रग को क्यों सेलेक्ट किया गया है, क्या रीज़न है इसका? रीज़न ये है क्योंकि जो इनकी हाफ लाइफ है वो अप्रोक्सीमेटली 10 आवर की है और दोनों बराबर है। इन केस अगर कोई और ड्रग इसके साथ दी जा रही है सल्फामिथोक्साजोल के साथ, जिसकी जो हाफ लाइफ है वो कम है या ज़्यादा है, तो क्या है, इनकी जो असर होगा उस पर फ़र्क पड़ेगा। और क्या रीजंस हैं? इंडिविजुअली ये दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक हैं नेचर में, बट अगर साथ में दिया जाए तो ये बैक्टीरिसाइडल की तरह एक्ट करती हैं। इन मेडिसिन में, मतलब ये कॉम्बिनेशन में जो दी जाती है, इसमें जो रेजिस्टेंस है वो बहुत स्लो डेवलप होता है और इसकी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। मतलब कि अगर सल्फामिथोक्साजोल जो है वो पहले ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे ही असर कर रही थी, तो वो अब दोनों पे असर करेगी, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव पे। इनका जो स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सल्फोनामाइड्स तो सेम जगह पे जाकर के एक्ट करेगी, पैरामीनो बेंजोइक एसिड की जगह पे compete करेंगी और डाइहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनने देंगी। बट जो ट्राइमिथोप्रिम है वो जाकर के डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट करेगी और जो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड है उससे टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनने देगी। मीन्स कि अगर इन केस कुछ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जो है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में चेंज हो जाता है, तो जो ये ट्राइमिथोप्रिम है वो जाकर के असर करेगी और कुछ भी आगे नहीं बढ़ने देगी। जो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड है वो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में बनेगा ही नहीं, जिससे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो बेसिकली ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगर इन केस कुछ छुट करके आगे जाता है तो ये ट्राइमिथोप्रिम उसे नहीं छोड़ने वाली। तो ये होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यूजेस की बात करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में दिया जाता है इसे। अगर सीवियर निमोनिया हो गया किसी पेशेंट को तो उसमें इनको प्रेस्क्राइब किया जाता है। टाइफाइड फीवर वगैरह में प्रेस्क्राइब किया जाता है।
मलेरिया के केस में भी इन ड्रग्स को दिया जाता है कॉट्रिमोक्साजोल को। कब? जब मलेरिया की जो मेडिसिन है उनमें रेजिस्टेंस डेवलप्ड हो गई है तब। बैक्टीरियल डायरिया और डिसेंट्री के केस में दिया जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर हो गई किसी पेशेंट को तो उस केस में इन ड्रग्स का यूज किया जाता है। कभी कभी पेनिसिलिन के अल्टरनेटिव भी इन ड्रग को प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है प्रिस्क्राइबर के थ्रू। कब? जब पेशेंट को एग्रेन्युलोसाइटोसिस हो गया हो तब। तो यहाँ पे अब हमारा सल्फोनामाइड जो क्लास है ड्रग वो कंप्लीट हो गई। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।